यूनिफॉर्मिटी अपने आप में कोई वर्च्यू नहीं होती है। हर सब लोग अगर एक ही जैसा लिबास पहने, एक ही भाषा बोले, तो वो कोई ग्रेटनेस उसमें नहीं है। ग्रेटनेस इसमें है कि क्या वो कानून सब लोगों को एक नजर से देख रहा है, एक जैसे अधिकार दे रहा है, एक जैसे हक देख रहा है। तो हमको एक इगैलिटेरियन लॉ की तरफ या इगैलिटेरियन लॉज की तरफ प्रोग्रेस करना है, ना कि एक ही कानून बनाना है। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड भारत का, आजाद भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू कर दी गई है। 27 जनवरी 2025 को इसे लागू किया गया। लेकिन जिन लोगों को उत्तराखंड की रग रग की जानकारी है, जो लोग इसे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, वहां के कल्चर को, वहां के लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को एक नया राज्य का दर्जा दिलवाने में बहुत बड़ी भूमिकाएं अदा की, वे लोग मानते हैं कि यूसीसी उत्तराखंड की जनता के लिए बेहद खतरनाक साबित होने जा रहा है। इसलिए उन्होंने एक पीआईएल दाखिल की नैनीताल हाईकोर्ट में, जिसकी पहली सुनवाई कल यानी कि 27 फरवरी 2025 के दिन नैनीताल हाईकोर्ट में हुई। जिस कोर्ट रूम में यह सुनवाई हो रही थी, वहां मैं भी मौजूद था। मैंने बहुत करीब से देखा कि पिटिशनर्स की तरफ से जो उनकी वकील हैं, एडवोकेट वृंदा ग्रोवर, उन्होंने क्या क्या बातें कही, जजेस ने क्या क्या सवाल पूछे। तो इसके बाद में मैंने वृंदा ग्रोवर जी के साथ में एक बातचीत की, जिसको मैं यहां अब इस वीडियो में आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस दौरान कई सारे सवाल उनके साथ हमारी टीम मेंबर्स ने किए, और उसमें जो जो सवाल उन्होंने किए हैं उनको आप अलग अलग समझ सकें, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइमलाइन दे रहा हूं। तो आपको जो सवाल ज्यादा आकर्षित करता हो, जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हो, उसे आप उस टाइमलाइन पर जाकर देख सकते हैं। अब इस वीडियो में आप मिलेंगे वृंदा ग्रोवर जी से। देखिए, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जो डॉक्टर उमा भट्ट, कमला पंत जी और मुनीश, इनके ये पिटिशनर्स हैं। डॉक्टर उमा भट्ट और कमला पंत उत्तराखंड की बहुत जानी मानी, सीनियर और प्रोमिनेंट वुमेन एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने कई सोशल जस्टिस मूवमेंट पर यहाँ पर मोर्चा संभाला है, और उत्तराखंड के बनने में भी उनकी एक अहम भूमिका रही। ये लोग यहाँ के समाज से, यहाँ के पूरे इश्यूज के साथ बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। मुनीश एक्टिविस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, और समाज के पिछड़े और अलग अलग वर्गों के साथ उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो जो तीनों पिटिशनर्स हैं, उनकी एक समझ है समाज के बारे में, उत्तराखंड के समाज के बारे में, और वो अलग अलग तबकों, अलग अलग वर्गों के साथ उनके काम के थ्रू रिश्ते हैं। अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया, हम जानते हैं कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जिसके असेंबली ने पारित किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर लिखा हुआ है कि वी शुड स्ट्राइव टू वर्क टुवर्ड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि आज़ादी के समय, रिपब्लिक बनने के समय जब संविधान बना और आज तक, अलग अलग धर्म के अनुसार हमारे जीवन के कुछ निजी जो हिस्से हैं, जो फैसले हैं, वो उस पर आधारित होते हैं। जैसे ब्याह शादी, तलाक, विरासत, गार्डियनशिप, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब का निर्णय इस आधार पर होता है कि आप किस धर्म में पैदा हुए हैं या किस धर्म को मानते हैं। अलग अलग धर्मों में ये बात सही है कि धर्मों में विशेषकर महिलाओं के साथ भेदभाव है, चाहे वो इनहेरिटेंस के नाम पे हो, चाहे वो आधार हो कि आपको गार्डियन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा बच्चे का, तलाक के क्या आधार है। तो ये भेदभाव है, क्योंकि वो धर्म के जो रूल्स हैं वो पता नहीं किस सदी के बने हुए हैं। हमने देखा है कि हिंदुस्तान में पिछले
20-30 सालों में खासकर बहुत से जगह औरतों ने या संगठनों ने आगे बढ़कर इस भेदभाव के खिलाफ कदम उठाए हैं। जैसे कोर्ट में दाखिल करना। अब बहुत बार लोग ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, ये जो 3 बार तलाक कह के इस मुसलमान कानून में उसको मान्यता दी थी। ये जानना और याद रखना ज़रूरी है कि उसको चुनौती मुसलमान औरतों ने ही दी थी अदालत में। वही सुप्रीम कोर्ट गई थी और उन्होंने कहा था ये बिल्कुल गलत तरीका है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को ठीक माना और कहा कि ये एक आर्बिट्ररी तलाक देने का तरीका है जो आदमी दे रहा है, और उसको रद्द कर दिया गया। तो अपने ही धर्म के अंदर जो भेदभाव है, जो गलतियां हैं, खामियां हैं, उनको चुनौती खुद उस धर्म की औरतों ने देकर उसको ठीक भी करवाया है। हिंदू धर्म की अगर बात करें तो उसमें विशेषकर सक्सेशन को लेकर बहुत से डेवलपमेंट्स लॉ में और जजमेंट्स के थ्रू हुए हैं कि आज की तारीख में पिछले 40-50 वर्षों में ऐसी तब्दीलियां कानून में भी आई हैं, जजमेंट्स में भी आई हैं कि आज कानून में ये स्पष्ट है कि एक हिंदू परिवार में एक बेटी का उतना ही हिस्सा होगा प्रॉपर्टी में, जायदाद में, जितना बेटे का है, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में भी बेटी और बेटे का बराबरी का हिस्सा आज जज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के बाद कानून में वो तय हो गया है। मगर तो ये इस तरह जो बदलाव आए हैं कानूनों में, अब आप जैसे देखिए क्रिश्चियन लॉ में पहले, आज से अगर 30 साल पहले की हम बात करें तो तलाक की गुंजाइश बहुत कम थी। उसके लिए जॉइंट वुमेन्स प्रोग्राम जो क्रिश्चियन औरतों का था, उन्होंने कोई 1 दशक के लिए एक मुहिम चलाई, अपनी क्लर्जी से बात करना, लोगों समुदाय से बात करना, प्रीस्ट से बात करना, और ये करके उन्होंने इस जो तलाक की इतनी कम आधार थे, क्योंकि हम जैसे जानते हैं उसमें जब शपथ लेते हैं चर्च में, शादी में, तो उसमें कहते हैं टिल डेथ डू अस अपार्ट। तो अब वो आज के ज़माने में आधार बहुत कम थे, उसमें आपको हमेशा अडल्ट्री प्रूव करनी होती थी वगैरह वगैरह, तो औरतें फंसी रहती थीं अब्यूजिव मैरिज में, मार पिटाई, जहाँ हालात ठीक नहीं है उस विवाह के बंधन में बंधी रहती थी। मगर क्रिश्चियन औरतों ने वो आंदोलन चलाया और क्रिश्चियन औरतों ने कानून को बदला, और आज की तारीख में क्रिश्चियन औरत और क्रिश्चियन पुरुष तलाक के बराबर के आधार उनके पास है। ये सारी पृष्ठभूमि देने का मकसद ये है कि देखिए कानून में भेदभाव जो है उसको उसी समुदाय की औरतें बार बार चुनौती देती हैं, कैंपेन्स करती हैं, कानून बदलती हैं या अदालत जाती हैं। तो एक इंक्रीमेंटल अप्रोच है जिससे हम एक ऐसे कानून की तरफ जा रहे हैं जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा बराबरी हो। इसी सरकार के होते एक 2019 के आसपास शायद, मुझे एग्जैक्ट, उसमें एक लॉ कमीशन को बिठाया गया था कंसल्टेशन पेपर ऑन फैमिली लॉ के लिए। उन्होंने भी कहा कि देखिए अलग अलग कानून होना कोई बुरी बात नहीं है, हमारे देश में डाइवर्सिटी को हम अच्छा मानते हैं। मुख्य बात यह है कि कानून को जेंडर जस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि सब कानून एक जैसे होने चाहिए। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद, और हम जानते हैं वो भाजपा के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में और एजेंडा में शुरू से है, यूनिफॉर्मिटी अपने आप में कोई वर्च्यू नहीं होती है। सब लोग अगर एक ही जैसा लिबास पहने, एक ही भाषा बोले, तो वो कोई ग्रेटनेस उसमें नहीं है। ग्रेटनेस इसमें है कि क्या वो कानून सब लोगों को एक नज़र से देख रहा है, एक जैसे अधिकार दे रहा है, एक जैसे हक देख रहा है। तो हमको एक इगैलिटेरियन लॉ की तरफ या इगैलिटेरियन लॉज की तरफ
प्रोग्रेस करना है, ना कि एक ही कानून बनाना है। क्योंकि यूनिफॉर्मिटी कई बार मेजॉरिटेरियनिज्म को भी दर्शाती है और मेजॉरिटेरियनिज्म के लिए एक पहनावा बन जाती है कि हम तो यूनिफॉर्मिटी कर रहे हैं, मगर उसकी आड़ में मेजॉरिटेरियनिज्म का को सबके ऊपर, समाज के ऊपर लागू किया जा रहा है। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, और ये बात लॉ कमीशन ने भी बोली थी जब उन्होंने फैमिली लॉ वाला पेपर बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, हर कानून को जेंडर जस्ट बनाइए। उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, मुसलमान कानून में कोई भी व्यक्ति अपनी निजी जायदाद का 1/3 से ज्यादा हिस्सा किसी को वसीयत में विल नहीं कर सकता। इसलिए आप 1/3 कर सकते हैं, मगर जो 2/3 है वो तो बटेगा ही कानून के हिसाब से। हिंदू कानून में आप देखिए, हिंदू कानून में कहने को बेटा बेटी, लड़का लड़की को बिल्कुल बराबर का हक है हर तरह की जायदाद में, चाहे वो पुश्तैनी हो चाहे वो निजी हो। ये बहुत, और ये इसके लिए बहुत लोगों ने लड़ा है कोर्ट में, पार्लियामेंट में, और ये अच्छा कानून है। मगर उसमें एक जगह अभी भी बची हुई है, जो प्रावधान है कि आप अपनी जायदाद को, अपनी पूरी की पूरी कमाई को किसी को वसीयत में दे सकते हैं। अब हम जानते हैं अनुभव से कि जो मध्यम वर्ग है, उच्च वर्ग है, उसमें ये जो वसीयत का प्रावधान है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और उसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि बेटियों को वंचित किया जाता है जायदाद के इक्वल हक से। तो ये सब कानून में जो लिखा हुआ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो लिखा हुआ है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा है, मगर असल में क्या हिंदू बेटियों के हाथ में इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसका हमें सर्वे करना चाहिए, सरकार को सर्वे करना चाहिए। मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने जो अनुभव देखे हैं, सुने हैं, अपने प्रोफेशन के दौरान देखा है, तो ज़्यादातर विल का इस्तेमाल बेटे को देने के लिए और बेटी को वंचित करने के लिए किया जाता है। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि देखिए, ये जो विल है ना, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में बैठी हुई है, ये पूरे के पूरे कानून को रद्द कर देती है एक बार में। और ये आज भी हिंदू परिवार के हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है जो बेटियों को उनके हकों से, अधिकारों से वंचित करता है। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं और आप कहते हैं कि आपका असली मकसद महिला का सशक्तिकरण करना है, सही बात है, सशक्तिकरण करने के लिए आपके हाथ में कुछ साधन होंगे, प्रॉपर्टी होगी, तो आपके खिलाफ हिंसा कम होगी, वगैरह वगैरह। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ये लाया गया है, उसमें बिल को तो बिल्कुल छुआ ही नहीं है, जबकि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन है। और वो लॉ कमीशन को इसी सरकार ने, भाजपा, ये जब एनडीए की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि इसमें हमें सुझाव दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपको जो विल है उस प्रोविजन को रीमॉडल करिए मुस्लिम लॉ के आधार में, उसमें एक रोक लगाइए। मगर ऐसा कहीं पर आपको जिक्र नहीं दिखता है, जबकि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में 392 सेक्शंस है, एक बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस लॉ है, मगर उस लॉ में अधिकार कहाँ है, उस लॉ में औरतों को मिला क्या है, वो जो पूरा आधार। सो ये मोटा मोटा ये पहली PIL का है। जो पूरा UCC है उत्तराखंड का, उसमें अधिकार देना, हक देना, बेनिफिट्स देना, ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं है। कोई भी नया अधिकार, कोई भी नया बेनिफिट, कोई भी नया एक्सेस महिलाओं को या किसी और को नहीं मिला है। उसमें क्या पूरी जो उसकी समझ है, उसका जो ढांचा है, उसका ढांचा ये है कि अगर सरकार हमारे पूरे जीवन के हर निर्णय पर आखिरी बात, आखिरी फैसला अगर हम, या आखिरी बागडोर हम सरकार के हाथ में दे देंगे,
तो हमारा जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। अब ये तो हिंदुस्तान के 75 सालों का अनुभव नहीं है और ना ही संविधान की ये सोच है। संविधान की सोच ये है, और वो चैप्टर 3 जो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का, वो ये सोच को दर्शाता है। संविधान की सोच ये है कि सरकार की जो पावर है उसके ऊपर रोक होना चाहिए, उसके ऊपर उसको सीमित रखना है, और जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनके अधिकार, उनके हक, उनकी स्वतंत्रताओं को हमको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। ये जो कानून है ये हमारी स्वतंत्रता और अधिकार पर सीधा सीधा आक्रमण है, और हर तरीके से सरकार को हमारे निजी जीवन पर पूरा का पूरा एक हस्तक्षेप करने का बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। इससे औरतों के खिलाफ ना तो हिंसा कम होने वाली है, किसी औरत का अधिकार बढ़ने नहीं वाला, और एक तरीके से सरकार हमारे निजी जीवन के फैसले की ठेकेदार बनेगी। सरकार हम किसके साथ रहेंगे, कैसे रहेंगे, हर चीज पर सरकार ही बताएगी कि वो हमारा फैसला, निजी फैसला सही है कि गलत है। आज के माहौल में जहां पर हम देख रहे हैं कि एक तरह से समाज में तनाव है और एक तरह से कोशिश है कि एक हिंदुत्व मॉडल को लोगों के ऊपर थोपा जाए, एक सोच है जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे माहौल में इस तरह का कानून एक मेजॉरिटेरियन सोच को दूसरों के ऊपर लागू करने का एक लीगल तरीका भी बन जाता है, जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें यह भी लिखा है कि अगर आप ये रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो इन्होंने रेजीम बनाया है, अगर इसको नहीं लागू करेंगे, पहले तो आपके ऊपर, आपको जेल भेज सकते हैं और आपके ऊपर फाइन होगा। दूसरा, अगर आपको कुछ राशन मिलता है सरकार से, या कोई आप नरेगा के वर्कर हैं सरकार में, या कोई और वेलफेयर स्कीम, तो अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया तो वो आपको वो डिनाई कर देंगे बेनिफिट्स। तो ये बताइए, इसमें महिला का फायदा कहाँ से होगा? ये तो पूरा का पूरा एक प्यूनिटिव रेजीम इन्होंने बनाया है हमारे जीवन के बिल्कुल प्राइवेट एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। जो आज दूसरी पिटीशन थी उत्तराखंड हाई कोर्ट के सामने, वो एक यंग लिव इन कपल है। वो दोनों एक ही धर्म के हैं, कोई इंटरफेथ शादी नहीं हो रही है। उन्होंने अपनी सोच से तय किया कि वो, उनको नहीं लगता कि विवाह का जो बंधन है वो उनके जो वो जिस तरह से अपना जीवन जीना चाहते हैं, जिस तरह से उनकी सोच है, वो उसके लिए ज़रूरी है। वो एक दूसरे को दोस्ती और प्यार के रिश्ते में रहना चाहते हैं, ना कि एक रिश्ता जो ऊपर से थोपा जाता है, जिसमें पितृसत्ता का एक बहुत बड़ा सोच जिसमें उसका ढांचे में है। तो उनके हिसाब से वो दोस्ती और प्यार के रिश्ते में रहेंगे। लिव इन कपल का भी पूरा जो है उसमें एक तो ये जो पूरा मसला है ये है कि अगर कोई भी, चाहे आप शादी करेंगे, चाहे आप लिव इन का फैसला करेंगे, हर एक को जो उत्तराखंडी है या जो उत्तराखंड में रह रहा है, उसको एक बहुत बड़ा एक ब्यूरोक्रेटिक रेजीम बनाया गया है और एक पोर्टल बनाया गया है। आपको उस पे जाकर अपनी डिटेल्स देनी, पहले आपको बोलना पड़ेगा, देखिए हम दोनों ने तय किया है, हम एक साथ रह रहे हैं। उसके बाद जो सब रजिस्ट्रार साहब हैं, जो अलग अलग जगह पर एक सरकारी ऑफिशियल होंगे, वो सरकारी ऑफिशियल उसके ऊपर एक इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने से पहले जब आपकी स्टेटमेंट जाएगी, आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि देखिए हम एक दूसरे के साथ रहने का हमने फैसला किया है। आपकी स्टेटमेंट आते ही, अगर आप लिव इन कपल हैं, वो स्टेटमेंट जाएगी पुलिस थाने। अब आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा रुककर कि हमें बोला जा रहा है कि आप साथ रह रहे हैं, हमें इसकी इत्तला कर दीजिए। तो ये थाने तक बात कैसे पहुँच गई?
और पुलिस स्टेशन में तो वो बातें जाती है ना, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई कुकर्म कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, कोई किसी के साथ परेशान कर रहा है या कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो ये बातें थाने में जाती हैं। दो लोग आपस में एक साथ रह रहे हैं, इसको आप शुरुआत से ही एक शक और क्रिमिनलिटी की नज़र से देख रहे हैं कि ये गलत है, इसलिए थाने में इतला गई, इंक्वायरी अभी शुरू नहीं हुई। और फिर आप इंक्वायरी बिठाएंगे, इंक्वायरी में बहुत तमाम आपकी ज़िंदगी का उनको ब्यौरा चाहिए और वो सारा ब्यौरा उनको आधार के थ्रू चाहिए। मैं आधार वाले बात पर बाद में आती हूँ। वो पूरी आपने अपने जीवन का ब्यौरा उनको, अपना शुरू से लेके अंत तक अपनी ज़िंदगी के सारे निजी फैसले, निजी रिश्ते, शादी, तलाक, बच्चा वगैरह 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 आपको उसको स्टेटमेंट में बताना है। फिर वो एक इंक्वायरी करेंगे आपके ऊपर। इंक्वायरी के बाद वो तय करेंगे कि आपका लिव इन रजिस्टर होगा कि नहीं होगा। और अगर उनको लगेगा कि कुछ सस्पिशियस है, जो उन्होंने संदेहास्पद है, ये जो शब्द यूज हुआ है वो है सस्पिशियस, तो अब किसी को क्या चीज़ सस्पिशियस लगती है? अगर किसी को लगता है कि भाई ये लोग तो जिस काम में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं काम, ये सोशल मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, ये तो गलत सोच के लोग हैं, क्योंकि ये सब सरकारी लोग हैं ना, ये सरकारी ऑफिशियल्स होंगे, उनकी एक सोच होती है। जब आप स्टेट पे काम करते हैं आपकी एक तरह की सोच होती है, आप दुनिया को एक नज़रिए से देख रहे हैं। तो आपको लगा वो सस्पिशियस है, तो आप बोलेंगे नहीं, हम नहीं मानेंगे, या आप कहेंगे आपने हमें कोई मटीरियल फैक्ट नहीं बताया। आप इनकार कर सकते हैं रजिस्टर करने से, और साथ ही साथ पुलिस को बोलेंगे अब इनके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। वो अप्रोप्रिएट एक्शन क्या है? ये पुलिस कहाँ से आ गई हमारी जिंदगी के बीच में? देखिए, ये जो कानून है, ये जो आम नागरिक है, जो एक स्वतंत्र नागरिक है इस देश का, उसको पूरी की पूरी तरह आपको एक स्टेट डिसाइड करेगी आपकी जिंदगी। अब आप नहीं तय करने वाले। उसके बाद अगर आपने डिसाइड किया कि आप वो रिश्ता खत्म, अच्छा, साथ में अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, तो भले कमाल कमाल के आइडियाज हैं इस कानून के अंदर। अगर आप लिव इन कपल अपने घर में रह रहे हैं तो चलिए ठीक है, पर अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो आपने अपने लैंडलॉर्ड की भी सारी डिटेल्स देंगे, लैंडलॉर्ड की रेंट एग्रीमेंट देंगे, लैंडलॉर्ड के सारे डिटेल्स वगैरह वगैरह। आपको कोई लैंडलॉर्ड कोई अपना घर किराए पे देगा ही नहीं, ये पक्की बात है। कौन मकान मालिक सिरदर्दी लेगा कि भाई मेरी सारी डिटेल्स सब रजिस्ट्रार के पास जा रही हैं, वो इंक्वायरी में पूछताछ होगी, मेरी डिटेल्स थाने पे जा रही हैं, वहां पे पूछताछ होगी? कोई नहीं देगा। आप क्या करने की कोशिश करें? आप उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल कर देंगे कि वो या तो मान जाएंगे कि हम कुछ नहीं करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो आप उनकी जिंदगी को बिल्कुल ऐसे बना देंगे कि वो आगे बढ़ ही ना पाए। साथ ही साथ कोई भी कंप्लेन कर सकता है अगर एक कपल रह रहा है बिना रजिस्ट्रेशन के। पड़ोसी है जिसको आपसे कोई और खुंदक है, किसी को लगता है, देखिए लोगों के अपने निजी बहुत से विचार हो सकते हैं, और किसी भी इतने बड़े देश में इतने लोगों के बीच अलग अलग लोगों की अलग सोच है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि हर एक को अपनी सोच अपने तक रखनी चाहिए, दूसरे पर हावी नहीं करनी। आप जाके थाने में कंप्लेंट कर सकते हैं किसी के खिलाफ, पेरेंट्स को इतला कर दी जाएगी। तो ये जो पूरा, आज ही जब मैं अदालत में बैठी थी, मेरे सामने एटलीस्ट 4 से 5 केस ऐसे आए जिसमें एक कपल है, जिन एडल्ट लोग हैं, हम एडल्ट लोगों की बातें कर रहे हैं जो अपनी शादी के और पर्सनल लाइफ के निर्णय ले रहे हैं। वहाँ पर अदालत के सामने हमारे से पहले एटलीस्ट 4 ऐसे केस आए जिसमें लोगों ने कहा कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए पुलिस से, हमको क्योंकि हमने शादी कर ली है, हमारे परिवार इस शादी से सहमत नहीं है, इसलिए हमें प्रोटेक्शन दी जाए। उसमें किसी का इंटरफेथ शादी है, किसी की इंटरकास्ट शादी है, किसी की अपनी मर्जी की शादी है जो परिवार नहीं चाहता, किसी का भाई उसको मारने को भाग रहा है। हर दूसरे दिन अखबार में बहुत ही बुरी बुरी खबर छपती है कि किसी ने शादी कर ली किसी से, तो परिवार को पसंद नहीं था, उन्होंने उनको मार डाला।
तो इस तरह की घटनाएं जिस समाज में हो रही हैं, वहां पर आप इस तरह की इंक्वायरी बैठा के लोगों के जीवन पे, इसीलिए मेरा सवाल है, ये किसको प्रोटेक्शन देगा? आप उनके जीवन को बिल्कुल खुला छोड़ रहे हैं कि वो, चाहे वो फैमिलियल इंटिमिडेशन हो, चाहे वो सोशल कोअर्शन हो, अलग अलग, या कोई ग्रुप्स हो जो विजिलेंटे ग्रुप्स है, अलग अलग ग्रुप्स की तरफ से इनको बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। और पूरा ये देश जो इंटरफेथ, इंटरकास्ट रिश्तों से ये देश में यूनिटी आ सकती है। अगर इतने विभिन्न विविधताओं वाले देश में अगर कहीं से हमको यूनिटी का धागा पकड़ना है तो वो इन रिश्तों से आएगी। और ये कानून इन रिश्तों को सरकार के कंट्रोल में, लगाम में दे रहा है और उससे लोगों को बिल्कुल खुली छूट मिलेगी। अगर आप किसी के ऊपर फॉल्स कंप्लेंट भी कर दें तो कहते हैं हम उसको थोड़ा सा चेतावनी देंगे कि ऐसा आगे से मत करना। आपने उसकी जिंदगी तो खराब कर दी ना फॉल्स कंप्लेंट के साथ। तो ये विजिलेंटे ग्रुप्स जो आज है, जो समाज के ठेकेदार बन के लोगों के जीवन, और हम देख रहे हैं रोज रोज ये हो रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, ये उन ग्रुप्स को आप लीगल लाइसेंस पकड़ा रहे हैं। हिंसा बढ़ेगी, घटेगी नहीं, क्योंकि अदालत ने सवाल किया कि देखिए थोड़ा सा रजिस्टर वगैरह होगा, अच्छा होगा। औरत को अगर कोई छोड़ के भाग जाए तो उसको पकड़ के लाएंगे, उससे मेंटेनेंस दिलवाएंगे, बच्चे के लिए दिलवाएंगे। वैसे ये बातें कानून में आज भी हैं और मिलती हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये सब प्रावधान आज की तारीख में है। आपको पहले तो कहा गया कि जी पोर्टल में आपको डालना ही डालना है, वरना आपके रिश्ते की मान्यता ही नहीं है। ये भी अजीबोगरीब बात है। अब लोग शादी कर लेते हैं तो उसके बाद कहते हैं अगर रजिस्टर नहीं करोगे तो कैसे मानेंगे। इसमें रजिस्टर करने के लिए आपको पहले अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करके उस पोर्टल पे जाना है और फिर अपना आधार का नंबर भी देना है और आधार कार्ड को भी फर्निश करना है। ये बातों पर बहुत लंबी बहस सुप्रीम कोर्ट में चली थी और बहुत लंबी जजमेंट्स हैं। 2 जजमेंट्स हैं पुट्टुस्वामी के नाम से, जिसमें बड़ी बड़ी खंडपीठ है सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने इस पे लिखा और विशेष कर पे लिखा कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना स्टेट मांग नहीं कर सकती। आधार कार्ड का आज की तारीख में भी कहीं पर भी सरकार नहीं मांग सकती, एक्सेप्ट उन जगहों पर जहां पर सरकार आपको कुछ सब्सिडी दे रही है या राशन दे रही है या कोई सर्विस देती है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है। सिर्फ उन कुछ जगहों पर आधार नंबर की मांग की जा सकती है, वरना आधार नंबर, और मुझे मालूम है आम लोग मांगते हैं, आप कोविड का इंजेक्शन लगाने जाते थे हॉस्पिटल में, वो आपको बोलेंगे आधार नंबर दीजिए। मैं हमेशा कहती थी जरूरी नहीं है, हम कोई भी आईडी दे सकते हैं। तो फिर वो आपको बोलेंगे हाँ आप कोई भी आईडी दे सकते हैं। एक आदत बन गई है हमारी आधार मांगना। आधार नंबर सर्वेलेंस का सबसे बड़ा टूल है आज सरकार के हाथ में। तो ये मोबाइल और आधार को लिंक करके स्टेट की जो सर्वेलेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, एक तरफ पुट्टुस्वामी जजमेंट ने रीअफर्म किया था कि हमारा प्राइवेसी का राइट है, तो स्टेट के ये जो हथकंडे हैं सर्वेलेंस करने के, हमारे डेटा को इकट्ठा करने के, हमारे निजी जीवन के हर फैसले को उनको पता करना है, ये बिल्कुल हिंदुस्तान के संविधान के विपरीत है। संविधान कहता है सरकार हमारे तरफ अकाउंटेबल है। जब हम सब लोग संविधान की बात करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि ये हमारा है, लोग इसमें सर्वोच्च है, सरकार नहीं है। सरकार को लोगों के लिए करना। ये कानून हर तरीके से उस बात को पलटता और उलटता है। जो आड़ दी गई है कि इसमें देखिए समाज में सब किसी के साथ फिर कोई किसी को धोखा नहीं दे पाएगा, गलत नहीं होगा, इसमें एक और भी तरीका है बिल्कुल सोचने का। आज की तारीख में गरीबी है, बेरोजगारी है,
सरकार अगर सोशल सिक्योरिटी नेट बनाए, जो कहेंगे हम उस लिव इन वाले आदमी को पकड़ेंगे, वो देगा बच्चे और वाइफ का मेंटेनेंस। चलिए आप सोच लीजिए, कोई मजदूर है, कोई किसान है, बहुत कम कमाता है, बेरोजगार भी बहुत हैं आज की तारीख में, उसने अपनी बीवी और बच्चे को नहीं देखभाल कर रहा, क्या निकाल लेंगे आप उसकी जेब में से जब जेब ही खाली होगी? सरकार ऐसे भी सोच सकती है ना कि औरतों के साथ, बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो, तो एक सोशल सिक्योरिटी नेट बनाए, शेल्टर होम्स बनाए। देखिए ये सब जो है, ये सरकार का दायित्व तो मुझे इसमें कहीं दिखता ही नहीं है। हमने पूरी कहानी को बदल दिया है। आज की तारीख में क्या केवल ये कानून बात करता है महिला पुरुष के रिश्ते और शादी के? नालसा की जजमेंट है, ट्रांसजेंडर एक्ट ऑफ 2019 है, नवतेज जौहर की जजमेंट है। तो ट्रांस पर्सन्स को रिकग्नाइज किया जाता है, लेस्बियन गे कपल्स के भी रिश्ते हैं, उनको तो इसमें इग्नोर कर दिया गया पूरी तरह, और एसटीज को आपने एग्जेम्प्ट कर दिया। तो ये सिविल कोड किस लिए है? ये करने के लिए कि कौन किसके साथ रहे या शादी करे, इसकी फाइनल वर्ड जो है वो हाथ में रहेगा स्टेट के। जबकि ये ऐसा फैसला है जो हम क्या करें कि ना करें, ये स्टेट का इसमें मतलब कि कुछ लेना देना ही नहीं हो सकता। वो हमारी जिंदगी है, वो हम तय करेंगे। यहाँ तक कि बोला जा रहा है जब आप टर्मिनेट करेंगे अपना रिश्ता तो आप प्रेगनेंसी के बारे में भी लिखिए। ये महिलाओं के बहुत निजी बातें हैं। आपने बच्चे को लेजिटिमेसी कानून में दे दी, आपने मेंटेनेंस का प्रावधान कर दिया, काफी है। अब मैं वो टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप जो आप कह रहे हैं खुद कि ये पुलिस तक जाएगा, हम उस बातों को पोर्टल में चढ़ाएंगे, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है मांग के। ये बहुत ही एक्सट्रीमली, इतना ज्यादा इन्वेजिव प्राइवेसी का, और मेरे हिसाब से महिलाओं को बहुत ज्यादा खतरा है इस कानून से। तो उन्होंने वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है यहाँ पर, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। सबको टाइमलाइन दी हुई है कि अगर आपकी शादी 2010 के पहले की है तो आपके पास 6 महीने या उससे ज़्यादा है। अगर आप 2010 और जनवरी 2025 के बीच में है तो आपके पास कितना समय है। बाकी सब चीज़ें उड़ जाती हैं। और जो स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ खामियां थी जो कई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स में चैलेंज हुई, उनको ठीक किया गया। जैसे आप शादी करने जाते हैं, अभी मध्य प्रदेश में हाल ही में सबने देखा भी है क्या हुआ। अगर एक इंटरफेथ कपल स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने गया है, वहाँ पर हिंदुत्व के जो विजिलेंटे ग्रुप्स हैं उन्होंने उनकी पिटाई करी है। क्यों? वो तो कानूनन काम कर रहे हैं ना, वो तो रजिस्टर कर रहे हैं शादी। ये कानून इसी के लिए बना। इसीलिए हम ये एक मिनट के लिए भी नहीं भूल सकते कि यहाँ पर एक और माहौल है जो नहीं चाहता कि समाज के बीच में रिश्ते बने, दोस्ती हो, प्यार हो। वो विभाजन चाहते हैं समाज में। स्पेशल मैरिज एक्ट में होता है कि आपको नोटिस देना पड़ता है और आपको वहाँ पर 30 दिन से ज़्यादा की रिहाइश होनी चाहिए आपकी उस जगह पे रजिस्टर करने के लिए शादी। ये जब नोटिस जाता है, जैसे दिल्ली में पहले एक वो पब्लिक नोटिस लगाया जाता है, वहाँ पर इस तरह के जो लोग दूसरों की ज़िंदगी में फसाद करना चाहते हैं वो लोग जाके चेक करते हैं कौन है। ये नोटिस पेरेंट्स को भी जाता है। बहुत बार पेरेंट्स ऐसे रिश्तों से सहमत नहीं होते हैं, तो पूरा जो नोटिस का प्रोविज़न है वो उस कपल के रिलेशनशिप को और उनके ज़िंदगी में बहुत तकलीफ पहुंचाता है। कई बार काफ़ी खतरा हो जाता था उनकी ज़िंदगियों को। तो 2-3 हाई कोर्ट्स ने कहा कि ये नोटिस को बंद किया जाए, क्योंकि ये एडल्ट है, ये अपनी ज़िंदगी का फैसला कर सकते हैं और समाज के ठेकेदार कुछ भी सोचें वो अपने जो तरीके हैं वो दूसरों पर नहीं थोप सकते। अब ये जो है ये सिर्फ नोटिस वगैरह नहीं, ये तो बाकायदा पेरेंट्स को, पुलिस को, फलान को, ढिमकान को सबको बताएगा भी और उसके अलावा इंक्वायरी भी करेगा और उसके बाद शायद बोल दे सॉरी आपका रिश्ता ही गलत है। क्योंकि इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड उन्होंने छोड़ दिया कि चलिए बाकी सब चीज़ें ठीक है, आपने पहले किसी से आपकी शादी तो नहीं हुई वगैरह वगैरह, जो ठीक बातें हैं। और साथ में लिख दिया मोरालिटी,
कि अगर आपका रिश्ता पब्लिक पॉलिसी या मोरालिटी के खिलाफ है, तो अब ये किसकी मोरालिटी है भाई? मेरी मोरालिटी है, अदालत की मोरालिटी है, जज साहब की मोरालिटी है, राज्य सरकार की मोरालिटी है। किसकी मोरालिटी पे आप जाएंगे? जो एक हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट कहता है एक ही मोरालिटी चलती है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मगर जमीन पर दूसरी मोरालिटी चल रही है। तो आप तो मेरे रिश्ते को रद्द कर देंगे क्योंकि आपके हिसाब से ये ठीक नहीं है। तो ये जो तरीके हैं, जो इसीलिए मेरा बार बार वही एम्फेसिस है, ये कानून का मकसद ये है कि सिर्फ धर्म, जात पात के जो चंगुल है उनको जरा सा भी हिलने नहीं दिया जाए। उन इनइक्वालिटीज को और उस विभाजन को जो हमारे समाज में पहले ही बहुत तकलीफ दे रहा है देश को, उसको बिल्कुल पक्का कर रहा है, लीगलाइज कर रहा है। मेरा मानना है कि जब समाज में वैसे ही अल्पसंख्यकों के ऊपर, खासकर मुसलमान समाज के ऊपर बहुत तरह से आक्रमण है और वो हम रोज अखबार में पढ़ते हैं। ये सरकार अपने भाजपा की जो सरकार है वो अपने हिंदुत्व के झंडे को कहीं पर छुपा भी नहीं रही है और वो बहुत ज़ोर शोर से उस बात को आगे रखते हैं। हमने देखा है लोगों की जानें गई हैं लिंचिंग में, घर को बुलडोज कर दिया जाता है, और या मंदिर मस्जिद के तरह तरह के फसाद हर दूसरे दिन इस देश में कहीं ना कहीं उठ जाते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़ी उन बातों पर रोक लगा पाए हैं, मगर एक तरह से मुसलमान समाज इस समय महसूस कर रहा है और वो उसके बहुत रियल रीजंस और कारण है कि उनके ऊपर एक तरह से एक हमला और आक्रमण है। ऐसे माहौल में जब आप कहते हैं कि हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, तो समाज को लगता है ये भी हमारे ऊपर एक तरह का, हमारे जो अपना निजी कानून है, हमारे जो तौर तरीके हैं, उसके ऊपर अटैक है। इसमें मेरी ये सोच है कि देखिए, हर धर्म के कानून में कहीं ना कहीं खामियां हैं और हर एक में बदलाव की सख्त जरूरत है। समाज में अगर रिश्ते ही में इतनी ज़्यादा हिंसा है इस वक्त, तो एक दूसरे के साथ बैठकर उसमें माहौल ही नहीं है कहीं पर समझने का, कहीं पर बात रखने का। तो जो भी ऊपर से लागू होगा उसको एक डर और शक की नज़र से देखा जाएगा। और जैसे मैंने कहा, अगर उनकी नीयत होती तो वो हर एक धर्म के कानून से जो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस है उसको निकाल सकते, मगर क्योंकि एक पूरा मुहिम चलानी है कि हमें देश में एक कानून करना है, एक भाषा करनी है, इस तरह के जो एक मेजॉरिटेरियन आइडियोलॉजी ने आज रूलिंग सेगमेंट में बहुत जोर शोर से सुनाई दे रही है, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय का परेशान होना, घबराना वाजिब है। मगर मैं ये भी कहूँगी कि अल्पसंख्यक समुदाय में जो धर्म पे, और वो ज़्यादातर सब आदमी लोग हैं, वो जो वहाँ बैठे हैं, उनको खुद भी, और मेरे जानकारी के मेरे कई दोस्त हैं मुस्लिम फ्रेंड्स जो सालों से मुस्लिम पर्सनल लॉ की गलत बातों को, डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस को हटाने के लिए अपने समुदाय के अंदर बहुत मुश्किल और बहुत ज़ोरदार जुझारू दोस्त हैं जो उस आंदोलन को चला रहे हैं। मुसलमान समाज के जो आला लोग हैं उनको उनके साथ बातचीत करना चाहिए, उनको उन मुस्लिम औरतों की बात सुनकर अपने आप उनमें परिवर्तन लाने चाहिए, ये भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, आज अदालत में जैसे मैंने कहा हमारी 2 पिटिशंस थी, एक PIL थी, एक लिव इन कपल की थी। तो आज चीफ जस्टिस साहब की बेंच नहीं बैठी थी, कोर्ट 1 के सामने मामला आया। सरकार की तरफ से
सॉलिसिटर जनरल साहब वाया वीसी पेश हो रहे थे। उन्होंने अदालत को शुरू में ही कहा कि देखिए इसमें और भी कई मैटर्स फाइल हुए हैं, उन सब पे नोटिस है और उसी तरीके से इसमें भी कर दिया जाए, क्योंकि मैंने इंसिस्ट किया कि देखिए खासकर लिव इन कपल के लिए आज 27 फरवरी है, ये 1 महीने की अवधि थी रजिस्टर करने के लिए, उसके बाद पीनल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर आप नहीं मानेंगे इस कानून को तो हमें उससे हमें नो कोअर्सिव एक्शन का कुछ प्रोटेक्शन दी जाए। उसमें एसजी साहब का कहना था कि वो इस बात को, इस लॉ को कि जो इस तरह के प्रोविजंस है, प्रावधान है, उनको वो रिव्यू कर रहे हैं, वो खुद देख रहे हैं और इसलिए ऐसा कुछ अभी नहीं होगा। वैसे किसी ऑर्डर में नहीं लिखा, मगर एसजी साहब ने ये बात बार बार कही कि मैं देख रहा हूँ मामले को, मैं देख रहा हूँ मामला अदालत के सामने, अभी कुछ किया नहीं जाएगा। क्योंकि जस्टिस तिवारी इस मामले को पहली बार सुन रहे थे तो उन्होंने कहा मैं क्यूरियस हूँ। तो कोर्ट ने कई बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछे कि रेगुलेशन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या इससे महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होगा, क्या इससे जो महिला अबैंडन हो जाती है, डिजर्ट कर दी जाती है या बच्चे को कुछ नहीं मिलता है, ये सब रेगुलेशन अगर स्टेट कर रहा है तो उससे हमें क्या आपत्ति हो सकती है। तो वो एक मौका मिला जज साहब के सवाल से बात को उनके समक्ष रखने का, और उसमें यही बातें बताई गई कि देखिए स्टेट ये रेगुलेशन नहीं कर रही, पुलिस कर रही है, बहुत ज़्यादा पावर स्टेट के हाथ में जा रही है, ये हमारे पर्सनल डिसीजंस हैं और हमारे अधिकार हैं और स्टेट को कोई अधिकार एक्चुअली हमारे से ऐसे सवाल पूछने का ही अधिकार नहीं है। तो बात यहाँ से नहीं होगी कि हमें उससे कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं, ये एक असर्शन ऑफ राइट्स है। जज साहब ने लिव इन कपल की भी बात कही और कहा कि हाँ, अब ये प्रचार खासकर शहरों में, बड़े शहरों में कई यंग लोग ऐसे रहते हैं, मगर अगर थोड़ा सा रेगुलेट होगा तो समाज के लिए भी अच्छा है। वहाँ पर भी मैंने उनको यही कहा कि देखिए कि समाज बदलता रहेगा, कानून भी उसके साथ साथ बदलेंगे, मगर कानून में जो स्पष्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा या संविधान द्वारा, उसमें यह है कि सरकार हमारे स्वतंत्रताओं को या अधिकारों को और आगे लेके जाए, उसके ऊपर कंट्रोल करे, या मेरे फैसला सही है या गलत ये बताने वाली सरकार कोई नहीं होती है, और ये कानून का मकसद ही वो है। तो इन बातों पर थोड़ी चर्चा रही अदालत में, और अब बाकी पिटिशंस की तरह इस पर भी नोटिस हो गया है। हमने ये भी रिक्वेस्ट किया जज साहब से कि हमको, क्योंकि उसमें एक लिव इन कपल की पिटिशन है, कहीं उनकी निजी ज़िंदगी पर कोई खतरा ना आए, तो उसके लिए थोड़ी प्रोटेक्शन दी जाए कि कोई अगर इनके खिलाफ ऐसा कोई पीनल एक्शन होगा तो वो अदालत के सामने फिर से आ पाएँ। एसजी सर ने भी कहा कि ऐसी कोई भी बात होगी, कोई किसी के ऊपर कोई ऐसा एक्शन नहीं होगा, कोई होगा तो उनको भी ये बात बता के हम उन्हें बता सकते हैं। और अब ये सारे मामले 1 अप्रैल के लिए नोटिस इनमें दे दिया गया है। अब और स्टेट के ऊपर अब है, स्टेट को कहा गया है कि वो हमारी पिटिशंस पर एक काउंटर एफिडेविट फाइल करें। मुझे लगता है ये सब बातों पर चर्चा होगी इस पिटिशन के दौरान, कि जैसे आज भी मैंने अदालत में 2 अहम बातें रखने की कोशिश की। एक तो ये कि देखिए मेरे को प्रोटेक्शन मिले, मुझे कुछ मेंटेनेंस मिले वगैरह अपनी जगह पर है और वो मेरे अधिकार है, वो मुझे मिलना चाहिए, मगर ये एक असर्शन ऑफ राइट्स है इन पिटिशंस के थ्रू, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो राइट्स हैं वो हम बार बार असर्ट करेंगे और सरकार को उसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। तो ये जो बातें अदालत में आज हुई, ये अब लंबे समय तक होंगी, क्योंकि मुझे लगता है दिस गोज टू द हार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी, कि जो रिश्ता है सरकार का और उत्तराखंड के सिटीजन्स का, उस रिश्ते को ये रीस्ट्रक्चर कर रहा है, और इसलिए, और ये फिर एक प्रेसिडेंट बनेगा।
और भी राज्य इसी के को कॉपी करेंगे, तो ये जो रिश्ता है सिटीजन और स्टेट का, उसको उसी तरह रखना ज़रूरी है जैसे संविधान में है कि स्टेट सिटीजन के लिए हो, ना कि सिटीजन की ज़िंदगी पर हावी हो जाए। और क्योंकि ये पहला राज्य है, इसलिए यहाँ पर ये बातों का निर्णय होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे वाला कोई राज्य अगर ऐसा कोई कानून बनाए तो उसमें वो ऐसे कानून में ऐसी बातें लाएं जिससे औरतों के हक और अधिकार बढ़े और स्वतंत्रताएं बढ़े, ना कि उनके ऊपर वो बिल्कुल एक शट डाउन कर दे और डर और भय से लोग अपने ही घर के अंदर डर और भय के साथ रहना पड़े।